इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, सीमा सती, और बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ एक खास विषय जिसमें आज चर्चा तो होगी ही, साथ ही आपके प्रश्नों का भी समाधान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बागों की, बगीचों की। तो जब बरसात का मौसम हो रहा है और ऐसे में बाग बगीचों का ध्यान रखना, किस तरह से उनका प्रबंधन करना है, किस तरह से उनकी स्थापना करनी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं जो आज के विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे, डॉक्टर ओपी अवस्थी, जो कि अध्यक्ष हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि डॉक्टर साहब, हमारा जो आज का विषय है बागों की सफल स्थापना हेतु प्रमुख सावधानियां, तो इससे तो सबसे पहले यही समझ आता है कि आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो बहुत सही मौसम है इस वक्त। मुझे लगता है कि किस तरह से बागों की हम इस तरह के लगा सकते हैं, बाग लगा सकते हैं। अब बारिश के मौसम की बात हो रही है तो कौन कौन से बाग इस टाइम हम लगा सकते हैं? देखिए, आमतौर पे जो है, जहाँ तक बाग लगाने का प्रश्न है, तो इस समय जो भी किस्में हैं, जैसे कि आम के हैं, अमरूद के हैं, बेल के हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ऊषण या उपोषण फल होते हैं उनको इस समय लगाए जा सकते हैं। और ये बारिश का मौसम है और बिल्कुल सही समय है। और किसान भाई जो है पहले से जो गड्ढे वगैरह खोदे होंगे, मुझे विश्वास है कि वो अपने गड्ढों की भराई वगैरह कर लिए होंगे और वो जा कर के अब किसी भी नर्सरी से या किसी प्राइवेट नर्सरी से, जो भी की विश्वसनीय नर्सरी हो, वहाँ से पौधे ला करके उन्नत किस्मों का जो है वो फल जो है रोपण कर सकते हैं, फल वृक्षों का रोपण कर सकते हैं। जी हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया है कि हम गड्ढों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर अभी तक किसी ने नहीं करी है तो क्या साइज रहे गड्ढों की अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, वैसे तो गड्ढों को किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गड्ढों का खोदने का उचित समय अप्रैल मई का महीने होता है। अप्रैल महीने में जो है किसान भाइयों को जो है गड्ढा जो है वो खोद लेना चाहिए। और गड्ढे की आकार जो है 1 बाई 1 मीटर का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गड्ढे जब वो अप्रैल मई में खोदते हैं तो जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं उसमें मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही बारिश प्रारंभ होती है तो ऊपर से जो है स्तर से मिट्टी आकर के जो है नीचे अच्छी मिट्टी जो है जम जाती है, और उससे जो है उसके बाद में जो है ये अच्छी तरह से खाद या गोबर की खाद वगैरह मिलाकर उसकी भराई कर लेते हैं। और भराई करते समय थोड़े ऊंचे तक रखना चाहिए, जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे तक रहना चाहिए, जैसे कि बारिश वगैरह हो तो वो जा करके दब जाए। इस समय भी अगर किसान भाई चाहें, अगर उनकी मृदा अच्छी है तो वो किसान भाई जो है गड्ढों की खुदाई कर सकते हैं। और आमतौर पर जो भी बहुवर्षीय फल होते हैं, जैसे कि अगर हम आम की बात करें या नींबू की बात करें, अमरूद की बात करें, तो आमतौर पे जो है इसमें गड्ढे जो है 1 बाई 1 मीटर का उचित होता है। चाहे वो बेल की बात करें या बेर की बात करें, खाली नींबू को छोड़ करके नींबू में जो है 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद करके जो है उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो आम है, अमरूद है या दूसरे कोई फसल है जो जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, उसमें 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदना चाहिए। खोदने के बाद जो है जो मिट्टी निकलती है उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है क्या कहा जाता है, अच्छी सड़ी गोबर की खाद, जैसे 50 से 60 किलो सड़ी गोबर की खाद मिला करके उसको भर देते हैं। और थोड़ा सा ऊपर तक भरे, क्योंकि जब गड्ढे की भराई करते हैं, बारिश होती है, पानी देते हैं तो गड्ढा थोड़ा सा बैठता है, तो उसके साथ पौधे भी नीचे चले जाते हैं। तो ये सावधानी जो है बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, कई मृदा में जो है दीमक की समस्या बहुत होती है। जैसे बामी होते हैं, छोटे छोटे बामी होते हैं, तो या तो उस बामी को निकाल करके वो कोशिश करने के पहले नष्ट कर दें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्लोरोपाइरीफॉस का इसमें जो है उपयोग करना चाहिए। 100 ग्राम जो है क्लोरोपाइरीफॉस प्रति गड्ढे में डाल करके उसकी छिड़काव करके वो जो है उसमें ये प्रयोग करना चाहिए। या तो अगर वो नहीं मिल रहा है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी जो है 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में मिला करके गड्ढे में जो है उसकी ड्रेंचिंग कर दें, तो इससे जो है दीमक से बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी। और आज हमारा विषय है बागों की सफल स्थापना हेतु प्रमुख सावधानियां। और आज विषय से संबंधित अगर किसी भी प्रश्न पे आप जवाब चाहते हैं तो सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं 23421081 और 23421083 पे। और अगर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कि उन्नत किस्मों की, क्योंकि बारिश का मौसम है और हर कोई चाहेगा कि ऐसी किस्म
हमारे पास हो कि जिससे हम लगाते ही हमारे पास वर्षा होने लगे फलों की। तो कुछ ऐसी किस्मों के बारे में बताइए जिससे कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। देखिए, जहाँ तक किस्मों का प्रश्न है, हर क्षेत्र के लिए, हर जलवायु के लिए जो है अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊंगा मैं कि आपको दक्षिण भारत में जितना अच्छा बंगनपाली या बंगलोरा जो है, जो सबसे जल्दी बाजार में आता है और जिसकी हम ये मैंगो शेक वगैरह पीते हैं, तो वो बेंगलोरा या बंगनपली जो है दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है, या नीलम जो है वो दक्षिण भारत के लिए है। लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं, जैसे हमारे संस्थान से जो है भारतीय कृषि संस्थान पूसा से जो है कई अच्छे किस्में विकसित की गई हैं। उसमें जैसे कि आम्रपाली है या मल्लिका है, पूसा अरुणिमा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा प्रतिभा है, बहुत सारी किस्में हैं, पूसा मनोहरी है। तो ये जो है आमतौर पर पूरे भारत में जो है बहुत अच्छी तरह से ये चल रही हैं किस्में। और ये खास करके उड़ीसा की अगर आप बात करते हैं तो उड़ीसा में जो है आम्रपाली बहुत अधिक क्षेत्र में, करीब 125 हेक्टेयर में जो है उसकी खेती की जा रही है आम्रपाली की। उसी तरह अमरूद का है, अमरूद की भी अपने खास विशेषता, अपनी किस्में हैं। लिस्ट बहुत लंबा है मैडम। तो उसमें जो है कुछ ऐसा होता है कि अमरूद की, जैसे कि अब अगर आप प्रयागराज की बात करते हैं या वाराणसी की बात करते हैं, उस क्षेत्र में जो है सबसे अच्छा इलाहाबाद सफेदा है या L49 है। लेकिन जैसे कि अमरूद की हमारे यहाँ से 2 किस्में पूसा आरुषि है, पूसा प्रतीक्षा है, विकसित की गई है, उसको लगा सकते हो। तो क्षेत्र के हिसाब से जो है उसको जो है आप किस्मों का चयन किया जा सकता है। हाँ जी। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं नर्सरी की, कि नर्सरी कहाँ से लेकर आए, अगर हम नर्सरी की शुरुआत करते हैं तो देखिए, नर्सरी में आमतौर पे क्या होता है कि इसमें जो है बहुत एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। नर्सरी किसान भाई जो ट्रेन होते हैं, जैसे जिनको कलम बांधना आता है या ग्राफ्टिंग या बार्डिंग करना आता है, तो उसके लिए तो वो नर्सरी शुरू कर सकते हैं, या अपनी जो है उसके लिए जो है एक सेट प्रोसीजर है। जैसे कि आम का उनको करना है, आम का पौध प्रवर्धन करना है, तो उसके लिए जो है उनको बीजू पौधे से जो है उसकी गुठली इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर गुठली को लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ट्रांसप्लांटिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब वो 1 साल के हो जाते हैं तो उसमें जो है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग या बडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बहुत मतलब कि इसमें प्रोफेशनलिज्म होता है कि इसमें जो है बिल्कुल इनको ज्ञान होना चाहिए कि किस समय इसकी बीज का इकट्ठा करते हैं, कैसे रेस करते हैं, कौन सी पॉलीथीन से इसकी जो है वो ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। तो इसमें जो है इनको इस नर्सरी में आकर के इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और जो किसान भाई जानते हैं उसके लिए जो कोई समस्या नहीं है, वो तो अपना कर ही सकते हैं। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें डॉक्टर साहब, तो ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है? ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ जो है कुछ समय के लिए जो है 6-7 दिन के लिए जो है कुछ किसान आते हैं, तो उनको कलम बांधना हम सिखाते हैं, या जैसे कि कैसे उसकी नर्सरी लगाई जाती है, फिर नर्सरी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितने साल का जो है मूलवंत हो जाए तो उस पर ग्राफ्टिंग करना चाहिए, या क्षारीय भूमि है तो उसमें कौन से जो है मूलवंत अच्छे चलेंगे, जैसे ओलूर है या कुरक्कन है आम का, उसमें जो है क्षारीय भूमि के लिए है। उसी तरह नींबू में भी है, क्लियोप्टेरा है, रंगपुर लाइम है, तो क्षारीय भूमि के लिए अलग होता है और नॉर्मल भूमि के लिए जो अलग होता है। तो इन सब की पूरी ट्रेनिंग बताई जाती है कि आपका अगर मृदा कैसी है, उसमें कैसे रूट स्टॉक लगाना चाहिए, किस समय इसकी ग्राफ्टिंग करना चाहिए, ग्राफ्टिंग में कौन सी पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कई बार होता है कि 200 गेज का होता है, 300 गेज का होता है। अमरूद में जैसे कि आमतौर पे गुटी बांधी जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब चीज़ों पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण। तो हमें लगता है कि प्रशिक्षण काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा अगर हम किसी भी बागवानी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, बागों की स्थापना के लिए हम सोच रहे हैं। तो कार्यक्रम से आप यूं ही जुड़े रहिएगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर OP अवस्थी, जो कि अध्यक्ष हैं फल विज्ञान संभाग के। और आपको कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा 23421081 और 23421083 पे। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।
धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम किसान की बात सुन रहे हैं और हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही है बागों की सफल स्थापना के लिए। अगर हम बात करें, हमने उन्नत किस्मों की बात करी है, अब हम अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉल आ रही है, हम वो ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम, मैं सरिता बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी सरिता जी, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारा खेत नहर के पास है, नहर के बिल्कुल पास हमारा खेत है, तो हम कौन से पेड़ लगा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी का जो भूमि जल स्तर है वो काफी ऊंचा है। तो इस स्थिति में हम कौन से पेड़ लगा सकते हैं फलों के? देखिए मैडम, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपका आमतौर पर ऐसे प्रश्न लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पे नहर आती है, जो पानी होती है, उसमें जल का जमाव जो है अधिक होता है, और पौधे की जड़ चूँकि जो है उसमें जो है जहाँ पे जल का जमाव होता है, फल वृक्ष वहाँ पे अच्छी तरह नहीं चलते। दूसरी समस्या ये आती है कि जहाँ पे भी आपका जो जैसे नहरी इलाका वगैरह है, वहाँ पे धीरे धीरे क्या समस्या आती है कि उसमें जो है लवण की समस्या आ जाती है, क्योंकि पानी का जमाव होता रहता है और ऊपर धीरे धीरे जो है नमक आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसे फल वृक्ष हैं जो आप कठोर फल वृक्ष हैं लगा सकते हैं आप, जैसे कि आपका है बेर है, बेल है, आंवला है, जिनकी जो है जड़ें बहुत काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो ऐसे फल वृक्ष आप उसमें किनारे किनारे लगा सकते हैं। दूसरा, आप पॉपुलर भी लगा सकते हैं। पॉपुलर है वो वायु रोधक का भी काम करेगा, और नहर के किनारे इसको लगा सकते हैं। और राजस्थानी इलाके में जहाँ पे नहर है, वहाँ पे आप जो है खजूर की भी बड़ी सफलतापूर्वक लगा सकते हैं, क्योंकि खजूर में क्या होता है कि उसमें एक कहावत है कि जड़ जो है वो पानी में होना चाहिए और सर उसका जो है आग में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है जहाँ पे नहर है और उसके बाद पानी का जमाव हो रहा है और उसके बाद लवण की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में एक तो खजूर है राजस्थान वगैरह जहाँ पे एरिडी इलाका कहते हैं, शुष्क क्षेत्र में, और दूसरी जगह में आंवला है, बेर है, बेल है, जो भी कठोर वृक्ष हैं उनको आप लगाएं। आप आम, अमरूद, केला ये वगैरह इन फसलों को आप वहाँ पे न लगाएं। तो उम्मीद करते हैं सरिता जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं वापस अपने प्रश्न की ओर, जहाँ पे हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की मिट्टी के बारे में कि मृदा कैसी होनी चाहिए अगर हम बाग लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए, मृदा भी जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आमतौर पर किसान भाई जो है अक्सर ये गलती करते हैं कि मृदा की जांच नहीं कराते हैं। हालांकि सुविधाएं सभी हैं, इस समय सॉइल हेल्थ कार्ड की सुविधा है, तो किसान को सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जब भी फल वृक्ष लगाने जाएं उसमें आप अपनी मृदा की जांच करा लें, और ये सुनिश्चित कर लें कि उसकी पीएच जो है मृदा की कम से कम 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर 7.5 से ज़्यादा होगा, पीएच 7.5 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब यह संकेत देता है कि लवणीय भूमि है। दूसरी चीज़, किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि उनको ये अनुमान नहीं रहता है कि उनके मृदा के नीचे करीब 2 मीटर या 2.5 मीटर के नीचे उनकी मृदा की स्थिति क्या है। कई बार वो खोदिए तो उसमें क्या है, कंकड़ीली उसमें पत्थर निकल जाते हैं, जिसे मुरुंग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ मुरुंग निकलता है, ऐसी स्थिति में कतई जो है नींबू वर्गीय फसलों को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार किसान जो है शुरू में जो है नींबू वर्गीय फसल लगा देता है और उसके बाद जो है नीचे मोरूंग रहता है, और कुछ दिन सालों के बाद 2-3 साल के बाद आके शिकायत करता है कि हमारे पौधे सूखने लगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, और जैसे ही जड़ें कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आता है पौधे सूखने लगते हैं। तो ये जो है मृदा बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, इसका जाँच कराना चाहिए कि 5.5 से 7.5 के बीच में है। उसी के हिसाब से इनको जो है पौधों और किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर 7.5 से ज़्यादा है, लवणीय भूमि है, तो उसमें जो है आपको जो है आंवला है, बेर है, बेल है, करौंदा है, फालसा है, ये सब लगा सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरिंदर बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। हाँ हरिंदर जी, सवाल कीजिए। जी मैम, मैंने ना अभी पिछले साल जो है आंवले के 3 पौधे लाके स्कूल में लगाए थे, तो उसमें जो है मुझे लग रहा है माली ने ध्यान नहीं रखा, पानी ज्यादा दे दिया, तो उसके बाद वो पौधे मर गए। जब मैंने उनको उखाड़ा तो उसमें से ना अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी। तो सर बताएंगे कि वो अमोनिया कहाँ से आ रही है उसमें?
नहीं, देखिए उसमें जो है ये एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये पौधे आपके कब मरे थे? सर ये पौधे जो है जैसे उसमें कटिंग के द्वारा तैयार किए गए थे, उसमें एक बार फुटाव आ गया था, कुछ कुछ ब्रांचेस निकल आई, उसके बाद मरे। नहीं, फुटे कब, थे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए। किस महीने में मरे थे? सर ये सितंबर के करीब मान लीजिए। अच्छा, सितंबर में एक्चुअली पौधे, अगर देखिए आंवला में क्या होता है कि आंवला में जो है एक पौधा जो है शुष्क अवस्था में जाती है, लेकिन उसका एक समय है, जैसे कि अप्रैल के महीने में पूरा उसमें पतझड़ हो जाता है, ठीक है। अगर कई बार उसमें लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि पूरा पतझड़ हो गया तो हाँ, हो सकता है कि कहीं पौधा सूख गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रैल में पूरा पतझड़ होता है, फिर उस पर फिर नई जो है पत्तियां, नई को जो है शाखाएं उस पर निकलती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सितंबर में मरा है, तो सितंबर में जो मरा है पौधा आपका, उसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि कई बार जो है आप कहाँ से आप पौधे लाए हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कटिंग से पौधा है लाए हैं, तो नहीं सर, पूछना से ही लाया था। जो अंदर जो वहाँ पे जो डिवीजन में जो अंदर जो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जिनको भी प्राइवेट जो है वो जो बेचता है वहाँ पे। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो है आप जैसे कि पौधे जब लगाते हैं, देखिए ये भी किसान भाई अक्सर गलती करते हैं, तो पौधे में जब आप गड्ढा खोद करके लगाते हैं तो उसका तो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें पॉलीथीन रह गया, ठीक है। पॉलीथीन आप जहाँ तक आपका है तो पॉलीथीन नहीं रहा था। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा, मैं टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो इतना तो मुझे जानकारी है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, सारी चीजें मैंने ध्यान रखी सर। हाँ, नहीं, मुझे लग रहा है पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि माली ने ध्यान नहीं दिया, वो लगातार उसमें पानी कई बार जो है ज्यादा देता था। हाँ, तो वो देखिए मना किया कई बार, क्योंकि उसमें अमोनिया की जो स्मेल आ रही थी, मुझे लग रहा है कि वो रोटिंग हुई अंदर, उसकी वजह से कैसे ऐसा हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि देखिए हो सकता है कि अमोनिया जो है, क्योंकि खाद वगैरह हम डालते हैं तो लीच करके आ गया होगा, एक वो भी कारण हो सकता है। दूसरा, कई बार देखिए एक्सपीरियंस है आपके पास, ये मैं आपको सराहना करता हूँ इसकी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब प्लांटिंग करते हैं तो उसकी बड जो होती है ना, जिसपे कलम बांधा जाता है, कई बार वो जो है थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा रहता है, ठीक है। आपने लगाया, आपने छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी का वहाँ पे इकट्ठा होते होते क्या होता है कि वो बाद में वो सड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख हो जाता है। मैंने ऊपर रखा, लेकिन यही है, मुझे लग रहा है पानी की वजह से हुआ है। हाँ, तो ठीक है। तो उसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे मुझे ना इंटरेस्ट है काफी, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सीखूं कटिंग वगैरह ना करना। वैसे तो हमने पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं जानता भी हूँ, लेकिन कभी किया नहीं सर। तो उसकी ट्रेनिंग जो है आपके पूसा में मिलती है? देखिए, ट्रेनिंग तो ऐसे क्या है, बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है। हमारे यहाँ कैटेट है, वो बीच बीच में ट्रेनिंग कराता रहते हैं किसानों का। लेकिन आपको अगर इच्छा है तो आपका स्वागत है, आप हमारे संभाग में आइए, और कटिंग और बडिंग ग्राफ्टिंग तो एक दिन का काम है, आप आइए, हम आपको सिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ माली हैं, आपको सिखा देंगे। ठीक, थैंक यू हरिंदर जी, कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए, और बहुत अच्छे से सवाल उन्होंने यहाँ पे किया। और डॉक्टर साहब, इनकी बात में एक बात मुझे समझ में आई कि अधिक सिंचाई, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया है, तो ज्यादा पानी भी नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल, ज्यादा पानी भी नुकसानदायक होता है और कम पानी भी जो है। तो अब सिंचाई के बारे में आप बताइए कि किस तरह से वो किसान भाई सिंचाई करें, कि पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? हाँ, देखिए कि पानी के लिए जो है बिल्कुल उसको संशोधित मात्रा में उसको देना चाहिए, और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार किसान भाई जो है सिंचाई के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसमें जो है नमक होती है और उनको इसकी जानकारी नहीं होती। जैसे कि एक तरह से कहा गया है कि अगर विद्युत चालकता 1.5 देसी साइमन से अधिक है तो वो जो है उसके लिए जो है खतरनाक होता है, ठीक है। पौधे जो है फिर वो जो है धीरे धीरे मरने लगते हैं, वो लंबे समय में इसका असर दिखता है। तो सिंचाई पे विशेष ध्यान देखना चाहिए, और जब समय हो, जब ज़रूरत हो तो उसमें जो है सिंचाई करनी चाहिए। और जहाँ तक कोशिश हो, क्योंकि जल जो है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी जो है जल संकट की वजह से हो, तो उसमें जो है जहाँ तक ये कोशिश करें कि सिंचाई जो है खुली नहीं करना चाहिए। और आजकल नई नई पद्धति है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन खैर बहुत पुराना है, तो ड्रिप इरिगेशन का उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि बूंद बूंद टपक सिंचाई से जो है जल का बचाव कर सकते हैं, और साथ में उसके साथ जल के साथ वो खाद भी दे सकते हैं संतुलित मात्रा में। तो इन जो है प्रणालियों का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों को। जी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिएगा। मेरा नाम है लतीफ अहमद रैना, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर सोनामर्ग
डिस्ट्रिक्ट के गांधरबल। जी बताइए लतीफ जी। मेरा सवाल है, ये जो बाग में हमारे जो ये एप्पल का सेब का बूटा है, इसमें थोड़ा ये जो पत्ते हैं ना वो तो गिरते हैं, वो उसमें नहीं रहता है, ये क्या मसला है डॉक्टर साहब? देखिए उसमें जो है लतीफ़ जी कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो होता है फंगस की वजह से होता है, या बैक्टीरियल भी होता है, या कीड़े की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तो दवाई पूछी उसमें की थी। अच्छा, नहीं कई बार जो होता है कि उसमें मैंने बताया ना कि कई बार जैसे कि आपका फंगस है, फंगस के बाद सेकंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो गिरता रहता है। तो मैं आपको भाई यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि श्रीनगर में 2 वहाँ पे बहुत अच्छी संस्थाएं हैं। एक तो सुकास्ट है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो शालीमार में है, शालीमार श्रीनगर में। आप एक वहाँ अपने सैंपल को जो है आप ले जाइए और एक बार वहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप शालीमार से आपका वहाँ से दूर पड़ता है आपका बाग, तो दूसरा एक सिथ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर है। वो एयरफोर्स की जो वहाँ पे फील्ड है वहाँ के उसी के पास में है, तो वहाँ पे आप जाके सैंपल दे दीजिए, आपको जांच करके वो रिपोर्ट भेज देंगे कि भाई इसमें क्या समस्या है, फंगस का है कि बैक्टीरिया का है कि कोई कीड़े की समस्या है। ठीक है, तो उससे जो है आप ट्रीट कर सकते हैं। लतीफ जी तो शुक्रिया सर। शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम किसान की बात आप सुन रहे हैं और अब जब बात करते हैं पाम ऑयल मिशन की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और जिसका उद्देश्य है पाम ऑयल के उत्पादन को और उपयोग को बढ़ावा देना। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी चर्चा। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तो अभी आपने सुना है कि किस तरह से सरकार द्वारा ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और डॉक्टर साहब, बस अब चलते चलते आप हमें ये बताइए कि आजकल शहरों में भी बागवानी का बड़ा हर कोई चाहता है कि घर में एक फल वाला पौधा हो, तो जरूर क्या कर सकते हैं उसके लिए? कौन सी किस्में हैं घर में लगाई जा सकती हैं शहरी के लिए? हाँ, ये देखिए आजकल वाकई जो है मैं देख रहा हूँ कि गांव से ज़्यादा है शहर में लोगों को झुकाव होता है और इससे कोशिश करते हैं कि एकाक जो है फल वृक्ष उनके घर में हो जी। तो जिनके पास अगर लॉन वगैरह है, जैसे कि थोड़ा बहुत अगर उनके पास लॉन है तो वो आम्रपाली है या नींबू के कागजी कलान नींबू वगैरह है वो लगा सकते हैं, क्योंकि आम्रपाली 2.5 बाई 2.5 मीटर पे लगाते हैं। दूसरा चीज़ है कि कई लोगों के पास लॉन नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में जो है कुछ टेम्परेट फ्रूट है जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लगा सकते हैं या अंगूर लगा सकते हैं। घर के कोने में कहीं अंगूर लगा दें और उसको ऊपर तक चढ़ा दें तो उसमें गर्मी में जो है पक करके तैयार हो जाता है वो, और उसको तुड़ाई कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज डॉक्टर साहब आपने, और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ भी रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम वो फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर साहब आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा kkbongold@gmail.com पर, और किसी भी विषय पर चर्चा चाह रहे हैं, कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं सीमा सती लेती हूँ इजाज़त, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।